Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 15 चार्ली चैपली यानी हम सब of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, चार्ली चैपलिन यानी हम सब के राइटर हैं विष्णु खरे। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्ष तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्ष तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। चैपलिन पर करीब 50 वर्ष तक निम्न कारणों के कारण काफ़ी कुछ कहा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, चार्ली की कला के सार्वभौमिक होने के सही कारणों की तलाश। चार्ली की कला के सार्वभौमिक होने के सही कारणों की तलाश अभी शेष है। हर बार मुसीबतों से घिरा इसका चरित्र आत्मीय सा प्रतीत होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न, वीडियो तथा अन्य साधनों का प्रसार हो रहा है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न, वीडियो तथा अन्य साधनों का प्रसार हो रहा है, उससे एक नया दर्शक वर्ग चार्ली की फिल्मों को देखने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली जिनके बारे में कोई नहीं जानता, जिस पर कार्य होना अभी बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चैपलिन ने सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है कि उसे सभी के लिए लोकप्रिय बनाना और वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का अर्थ है समाज में प्रचलित अमीर गरीब वर्ण जाति धर्म के भेदभाव को समाप्त करना। चार्ली ने दर्शकों को वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इससे पहले लोग किसी जाति, धर्म समूह या वर्ण विशेष के लिए फिल्म बनाते थे। ठीक है, कुछ कलात्मक फिल्में भी बनती थी जिनका दर्शक वर्ग विशिष्ट होता था। ठीक है, कुछ कलात्मक फिल्में भी बनती थी जिनका दर्शक वर्ग विशिष्ट होता था, परंतु चार्ली ने ऐसी फिल्में बनाई जिनको देखकर आज भी आम आदमी आनंद का अनुभव करता है। ठीक है, चैपलिन का चमत्कार यह है कि उन्होंने फिल्म को बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचाया। चार्ली ने अपने फिल्म में आम आदमी को स्थान दिया, इसलिए उनकी फिल्मों ने भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को लांघकर सार्वभौमिक लोकप्रियता हासिल की। चार्ली ने यह सिद्ध कर दिया कि कला स्वतंत्र होती है जो किसी एक परिवेश में बंद कर नहीं रह सकती है। ठीक है, चार्ली ने यह सिद्ध कर दिया कि कला स्वतंत्र होती है जो किसी एक परिवेश में बंद कर नहीं रह सकती, वह अपने सिद्धांत स्वयं बनाती है। उन्होंने कला के एकाधिकार को समाप्त कर उसे नई परिभाषा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका
सानिध्य क्यों चाहा? इसका आंसर देख लेते हैं। लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म आवारा को कहा है। ठीक है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म आवारा को कहा है क्योंकि इस फिल्म में पहली बार राजकुमार ने फिल्म के नायक को हंसी का पात्र बनाया था। ठीक है, दर्शक उनके इस नवीन प्रयोग से प्रभावित भी हुए। इस फिल्म के बाद से भारतीय फिल्मों में चार्ली की तरह ही नायक नायिकाओं की खुद पर हंसने वाली फिल्म की परंपरा चल निकली। ठीक है, जिनमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर के साथ नई पीढ़ी के कलाकार भी शामिल है। ठीक है, गांधी जी और नेहरू जी भी चार्ली की ही तरह अपने पर हंसते थे। लेखक के अनुसार महात्मा गांधी में चार्ली की तरह स्वयं पर हंसने का पुट था। वे चार्ली के अपने आप पर हंसने की कला का पर मुग्ध थे। इसी कारण वे चार्ली का सानिध्य चाहते थे। ठीक है, और इसी कारण वे चार्ली का सानिध्य चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकार माना है? लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकार माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हो? ठीक है, जहां पर कई रस साथ साथ आए हो, इसका आंसर देख लेते हैं। लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेष्ठकार माना है। इसका कारण यह है कि किसी भी कलाकृति में एक साथ कई रसों के आ जाने से कला और आर्थिक समृद्धशाली और रुचिकर बनते हैं। रस मानवीय भावों का दर्पण होता है। ठीक है, रस मानवीय भावों का दर्पण होता है जो किसी भी कला के माध्यम से दर्शकों एवं श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत होता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप नायिका का चोरी से प्रेम पत्र पढ़ते समय उसके चेहरे के प्रेम भाव, ठीक है, उसके चेहरे के प्रेम भाव और उसी समय पिता द्वारा उसकी चोरी पकड़े जाने पर डर के भाव और पिता द्वारा उसकी चोरी पकड़े जाने पर डर के भाव का आना, सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो चुके जवान के चेहरे पर वीर रस और शांत रस का भाव आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। चार्ली का बचपन बहुत संघर्षों में बीता था। ठीक है, चार्ली का बचपन बहुत संघर्षों में बीता था। पिता से अलगाव होने के बाद उन्हें परित्यक्ता माँ के साथ जीवन गुजरना पड़ा। उनकी माँ दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी। ठीक है, उनकी माँ दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी जो बाद में पागलपन का शिकार बन गई। इस प्रकार स्वस्थ पारिवारिक जीवन के अभाव में उन्हें कट्टू सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर समाज द्वारा ठुकराया जाना तथा बार बार उनका तिरस्कार करना, इन जटिल और विपरीत परिस्थितियों ने चार्ली को एक घुमंत चरित्र बना दिया। उन्होंने बड़े लोगों की सच्चाई अपनी आंखों से देखी तथा अपनी फिल्मों में उनकी गरिमामयी दशा दिखाकर उन्हें हंसी का पात्र बना सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं।
चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आता, क्योंकि भारतीय कला में रसों की महत्ता है, परंतु करुण रस के साथ हास्य रस भारतीय कला परंपराओं में नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हास्य को करुणा में नहीं बदला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हास्य को करुणा में नहीं बदला जाता है। रामायण व महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है। संस्कृत के नाटकों में विदूषण है, वह राज व्यवस्था के व्यक्तियों से कुछ परिहास अवश्य करते हैं, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है, इसका आंसर देख लेते हैं। चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वान्वित, आत्मविश्वास से भरपूर सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति दूसरों से ज़्यादा स्वयं को शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ समझने वाले को असहाय अवस्था में, ठीक है, अपनी वज्रादपि कठोरणी अथवा मधुराणी कुसुमदापि क्षण में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ली हमारी वास्तविकता है जबकि सुपरमैन स्वप्न, आप इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं? चार्ली हमारी वास्तविकता है जबकि सुपरमैन स्वप्न, आप इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं? आइए हम इसका आंसर देखते हैं। मैं इन दोनों में अपने आप को चार्ली के निकट ही पाता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों में अपने आप को चार्ली के निकट ही पाता हूँ, जो हमारी तरह ही रोज़मर्रा की समस्याओं से लड़ता रहता है, जबकि सुपरमैन बड़ी आसानी से पलक झपकते ही समस्या पर काबू पा लेता है, जो निजी जीवन में स्वप्न की भांति है। एक आम इंसान होने के कारण स्वप्न देखकर भी हम सदा बेचारे और लाचार ही रहते हैं। ठीक है, सदा बेचारे और लाचार ही रहते क्योंकि वास्तविकता से दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल विवाह आदि उत्सव समारोह एवं रेस्तरां में आज भी चार्ली चैपलिन का रूप घर किसी व्यक्ति से आप अवश्य टकराए होंगे। सोच कर बताएं कि बाजार में चार्ली चैपलिन का कैसा उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा, बाजार में चार्ली का उपयोग अपने ग्राहकों को लुभाने और हंसी मजाक के प्रतीक के रूप में उपयोग किया है। ठीक है।